नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जाखड़। हमने चौहानों के 2 पार्ट कर लिए थे और चौहान वंश का आज अंतिम पार्ट है। कहाँ से? अजमेर के चौहानों से। और उस अंतिम पार्ट में शासक का नाम है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। और इसी पृथ्वीराज चौहान के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल है बेटा, जिसका नाम है 1177 से 1192 92 ईस्वी। हमने अजमेर के चौहानों में अजय राज है, अर्णोराज है, विग्रहराज चतुर्थ है और उसके पश्चात आज पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान की सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म की, कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। और पूछ लिया जाए भाई कहां पे हुआ था, तो हम बता देंगे अहिनलवाड़ में हुआ था। कहां पे हुआ था? अहिनलवाड़ में हुआ था। कहां पे पड़ता है ये? गुजरात में। उसके पश्चात अगला प्रश्न पूछा जाता है बेटा पिता का नाम। किसका नाम है? पिता का नाम। और पिता का नाम था बेटा सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है बेटा माता का नाम। माता का नाम। और माता का नाम था बेटा कर्पूरी देवी। कौन सी देवी? कर्पूरी देवी। ये 3 प्रश्न तो ये होते हैं। देखो, कर्पूरी देवी का नाम आए या शिवाजी की माता जीजाबाई का नाम आए, इन महिलाओं के बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये वो महिलाएं थी जिन्होंने अपने पुत्रों को इतना योग्य बनाया और एक बड़े शासन की व्यवस्था करवाई उनसे। उनकी शिक्षा का या उनके जितने भी प्रकार की शिक्षाएं थी उन सभी का अध्ययन इन्होंने करवाया था। तो आपको याद रखना है पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में हेलनवाड़ गुजरात। पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान, माता का नाम था कर्पूरी देवी। उसके पश्चात एक पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था। तो सेनापति का नाम आता है बेटा भुवनमल। क्या नाम आता है? भुवनमल। उसके पश्चात प्रश्न पूछा जाता है मंत्री या प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री का नाम है बेटा कदमवास। कौन सा है बेटा? कदमवास। उसके पश्चात प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा उपाधि। उपाधि तो एक आती है बेटा राय पिथोरा। कौन सी उपाधि आती है? राय पिथोरा। एक आती है बेटा दल पुंगल। और दल पुंगल का अर्थ होता है बेटा विश्व विजेता। विश्व विजेता। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको? जन्म 1166 ईस्वी में हेलनवाड़ गुजरात में। पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पूरी देवी, सेनापति भुवनमल, मंत्री कदमवास और उपाधि राय पिथोरा और दल पुंगल। दल पुंगल का आपको शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो क्या बता दोगे? विश्व विजेता। पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठा। उस समय उसके सामने कुछ समस्याएं थी और उन समस्याओं का किस तरह से वह निरूपण करता है और उसके पश्चात और अन्य राज्यों के साथ उसका कैसा संघर्ष रहता है। और उसके पश्चात बात करें वह कैसा व्यक्ति था, उनका चरित्र कैसा था, उसके पश्चात उसके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे, कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई, किस प्रकार उसके साम्राज्य, बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, उस साम्राज्य पर किस प्रकार मुस्लिमों का अधिकार हो गया, ये सभी की सभी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के सैनिक अभियान। पृथ्वीराज चौहान के क्या है बेटा? सैनिक अभियान। पहले इतनी बात आपको याद करनी है, उसके पश्चात हम सैनिक अभियान में बात करेंगे। सैनिक अभियान कौन कौन से पढ़ेंगे? पहला तो उसका अभियान होगा अपने ही के प्रति, अपनों के ही प्रति। कोई भी शासक बनता है उसके सामने एक समस्या आती थी पहले के समय में कि कुछ अपने होते थे वो विद्रोह कर देते थे। वो सुना नहीं है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। उसी प्रकार अपने विद्रोह कर देते थे उन विद्रोह को। और वो थे बेटा अपरांगे और कौन सा बेटा? नागा अर्जुन। एक तो ये पढ़ेंगे। उसके पश्चात नंबर 2 पर चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है भंडानक जाति का दमन। भंडानक
जाति का दमन फिर उसके पश्चात चर्चा करेंगे नंबर 3 पर महोबा पर आक्रमण। नंबर 4 पर पढ़ेंगे बेटा चौहान व चालुक्य संघर्ष। नंबर 5 पर पढ़ेंगे बेटा चौहान व गढ़वाल संबंध कि गढ़वालों के बीच कैसा संबंध था, कौन शासक था गढ़वालों के बीच संबंध। उसके बाद नंबर 6 पर बात करेंगे तुर्कों के साथ संघर्ष। इतने अपने को सैनिक अभियान करने पड़ेंगे और इन सभी सैनिक अभियानों में से क्या मिलती है सफलता। पहले यहाँ पर भी 2 युद्ध होंगे, उसमें सफलता मिलेगी, अंतिम में असफलता मिलेगी। वो ही यहाँ से सीखने को मिलता है कि किस प्रकार हमें सफलता मिलने के पश्चात हमें क्या है सो जाना नहीं चाहिए, उसी प्रकार हमें आगे से आगे उसके लिए प्रयासरत करना चाहिए, हमेशा कि जगता रहना चाहिए। इस प्रकार की यहाँ से ये चीजें भी सीखने को मिलती हैं। तो चलो इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं, एक एक चीज के बारे में। आपको याद रखना है पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कहां से कहां तक है, 1177 से 1192। उसके पश्चात जन्म कब हुआ था, 1166 में। पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर चौहान। माता का नाम क्या था, कर्पूरी देवी। उसके पश्चात सेनापति भुवनमल और मंत्री था कदमवास और 2 उपाधियां राय पिथौरा और दलपुंगल की। अब देखो बात क्या है। अब अगली बात करते हैं बेटा इसके सैनिक अभियान। क्या है बेटा सैनिक अभियान। देखो सैनिक अभियान को समझना आपको। सैनिक अभियान में ये मान लो एक क्षेत्र, मैं जैसे उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं, एक क्षेत्र है बेटा गुड़गांव। ऐसी नहीं है, दिशा का कोई उल्लेख नहीं कर रहा हूं, क्षेत्र की बात कर रहे हैं गुड़गांव। पृथ्वीराज चौहान को ये मान लेते हैं पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य अजमेर। कौन सा है, अजमेर। यहां पर अजमेर में किसको बैठा देंगे बेटा, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जब गद्दी पर बैठा तो उनके चाचा, एक का नाम अप्रांगे और एक नाम याद करना है बेटा नागा अर्जुन, ने क्या कर दिया बेटा, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, गुड़गांव क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कि पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठे ही उनके चाचा अप्रांगे और नागार्जुन ने क्या कर दिया बेटा, विद्रोह कर दिया। और किस क्षेत्र पर, गुड़गांव, हरियाणा में पड़ता है, गुड़गांव पर क्या कर लिया बेटा, अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता चला, पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर सेना भेजी, अप्रांगे मारा गया और गुड़गांव पर किसका अधिकार हो गया, वापिस से पृथ्वीराज चौहान का अधिकार हो गया। और इस घटना को, इस युद्ध को 1178 ईस्वी में हुई। और कौन सा युद्ध कहा जाता है, गुड़गांव का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है, गुड़गांव का। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान का प्रथम सफल आक्रमण हो जाता है। दोबारा सुनना कि पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठा, उस समय क्या हुआ कि अप्रांगे और नागार्जुन ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह के पश्चात ये विद्रोह किया, विद्रोह के पश्चात पृथ्वीराज चौहान वहां पर गया, अप्रांगे नागार्जुन को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और कौन से क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, गुड़गांव क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात अगले क्षेत्र पर बात करते हैं। अगले क्षेत्र पर एक जाति का नाम आता है जिसका नाम है भंडानक जाति। कौन सी जाति आती है बेटा, भंडानक जाति। एक भंडानक जाति विद्रोही जाति थी। जब भी इसको मौका मिलता था ये किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लेती थी। पृथ्वीराज चौहान के समय इसने आसपास क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान को इसका बात का पता लगा। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में इनका क्या कर दिया बेटा, दमन कर दिया। दूसरी चीज ये बात रखनी है कि भंडारकों का दमन पृथ्वीराज चौहान ने कब किया, तो 1182 में। तीसरा, यूपी में एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है महोबा। कौन सा क्षेत्र आता है बेटा, महोबा। और महोबा का शासक था जिसका नाम था परमार्दी देव। कौन सा शासक था, परमार्दी देव। और परमार्दी देव के सेनापति थे जिनका नाम था आला और उदन। कौन से सेनापति थे, आला और उदन। अब हुआ क्या, हुआ ये, जब भंडारकों का दमन करके वे सेना वापिस जा रही थी थकी हारी,
उस समय महोबा के शासक परमंडी देव ने किस पर आक्रमण कर दिया, इस सेना पर इनको क्षति पहुंचाई। इसका बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने महोबा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। महोबा कहां पे पड़ता है बेटा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस पर आक्रमण किया तो ये परमंडी देव तो भाग जाता है और एक इन दोनों के भी यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसका नाम है तुमुल का युद्ध। कौन सा युद्ध है बेटा, तुमुल का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ बेटा, 1182। इसमें ये परमार्दी देव के सेनापति थे अलाउद्दीन। बड़े वीर बांटे जाते हैं, इनके कारण कई गाथा लिखी जाती है तो अलाउद्दीन का नाम जरूर आता है सेनापतियों में। तो ये अलाउद्दीन लड़ते हुए मारे जाते हैं और विजय किसकी हो जाती है बेटा, पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाता है। देखो 3 बात कर रहा हूं, पहले तीनों में विजय किसकी हो रही है बेटा, पृथ्वीराज चौहान की हो रही है। पहले सबसे पहले गुड़गांव का युद्ध, गुड़गांव के में अपराधियों नागार्जुन को पराजित किया, भंडारक जाति को 1182 में दमन, और महोबा पर कौन से तुमुल के युद्ध में परमार्दी देव भाग जाता है, अलाउद्दीन लड़ते हुए मारे जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये युद्ध कब हुआ था बेटा, 1182। एक प्रश्न आजकल प्रश्न पूछा जाता है एग्जामों में कि पृथ्वीराज चौहान ने, किसने बेटा, पृथ्वीराज चौहान ने कहां पर महोबा को विजय के पश्चात यहाँ का प्रशासक किसे बनाया था। क्या पूछा जाता है, यहाँ का प्रशासक किसे बनाया था। तो प्रशासक का नाम पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे बेटा पुंजन राय को बनाया था। किसको बनाया था, पुंजन राय को बनाया था। इस प्रकार हमारे 3 सैनिक अभियान तो क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। उसके पश्चात एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है बेटा गुजरात। कौन सा क्षेत्र आता है, गुजरात क्षेत्र। और गुजरात क्षेत्र की बात करते हैं, गुजरात में एक शासक था। यहाँ पर कहां की बात कर रहे हैं, गुजरात की। गुजरात पर यहाँ पर एक शासक था जिसका नाम था भीमदेव। कौन सा शासक था, भीमदेव। भीमदेव सेकंड के नाम से जाना जाता है। इनके साथ इस संघर्ष का कारण क्या हुआ बेटा, इन दोनों के बीच पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव सेकंड के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। अनेक युद्ध होते हैं, युद्धों के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। पहले देखो क्या है, कारण क्या रहे हैं इस युद्ध के। कोई बिना वजह कोई का आक्रमण नहीं होता, कोई युद्ध नहीं होता। कोई ना कोई कारण या बहाना ही बना के आक्रमण करे। युद्ध बहाने से या कारण से ही युद्ध होता है। ऐसा पृथ्वीराज रासो में बताया गया है। किसमें बताया गया है बेटा, पृथ्वीराज रासो में बताया गया है। क्या बताया गया है कि एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बेटा आबू। और आबू कहां पे पड़ता है बेटा, सिरोही में। और सिरोही में एक राजा थे और उसके एक पुत्री थी जिसका नाम था इच्छिनी। वैसे तो 2 पुत्रियां थी इसकी, ऐसा बताया जाता, 2 पुत्रियां थी। बड़ी पुत्री का विवाह भीमदेव के साथ हो गया था। बड़ी पुत्री का विवाह किसके साथ हो गया था, भीमदेव के साथ हो गया था। अब बात क्या हुई, छोटी पुत्री की बात आई, छोटी पुत्री की चर्चा आई। ये ऐसा बताते हैं बड़ी पुत्री से छोटी पुत्री सुंदर थी, भीमदेव इससे भी शादी करना चाहता था। जब शादी नहीं हुई तो उसने यहाँ पर आक्रमण कर दिया और इच्छिनी ने किससे मदद मांग ली, पृथ्वीराज चौहान से। देखो सही घटना नहीं है ये, पृथ्वीराज रासो के कारण इसको गलत मानते हैं इतिहासकार, लेकिन क्या बताया गया है, इस घटना के कारण पृथ्वीराज चौहान आया और इच्छिनी को प्राप्त कर लिया और इन दोनों के बीच शत्रुता का ये कारण बना। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं दोनों की साम्राज्य सीमा लगने के कारण यहाँ पर क्या हुआ था बेटा, युद्ध हुआ था। इस प्रकार यह युद्ध इनके बीच युद्ध हुई। इच्छिनी राजकुमारी के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाए जाने के पश्चात यह कुछ सेना के को लेकर और मोहम्मद गोरी के खिलाफ, मुस्लिम सेना के खिलाफ लड़ने चल पड़ी थी। ऐसी इसकी घटना बताते हैं। इनके बीच अनेक युद्ध हुए। किस किस के बीच बेटा, पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव सेकंड के बीच अनेक युद्ध हुए और उनमें एक युद्ध का नाम माना जाता है जिसका नाम है नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध बेटा, नागौर। नागौर का युद्ध कब बताया जाता है, 1184 ईस्वी में। लेकिन यह युद्ध में भी कोई विशेष सफलता या कोई समाधान नहीं मिला, स्थायी समाधान नहीं मिला कि कोई भी सेना जीत नहीं पाई, ऐसा कोई विशेष समाधान नहीं मिला। अंत में ऐसा बताया जाता है भीमदेव सेकंड के सेनापति जगदेव प्रतिहार ने, किसने बेटा, जगदेव प्रतिहार ने इनके बीच अस्थायी समझौता करवाया। क्या करवाया बेटा, अस्थायी समझौता करवाया। ये आपको 4 युद्ध हो गए बेटा। कितने युद्ध हो गए, 4 युद्ध। चौथा युद्ध है किसके साथ, गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड के साथ चौथा युद्ध किया है। एक चीज आपको और याद रखनी है, बीच में थोड़ा सा संबंध आता है एक राज्य के साथ, मैं यहां पर लिख देता हूं। एक राज्य है जिसका नाम है गढ़वाल राज्य। कौन सा, गढ़वाल राज्य, यूपी क्षेत्र में।
और यहाँ का शासक कौन था, जिसका नाम था जयचंद। ऐसा बताते हैं कि जयचंद एक शक्तिशाली शासक था, जयचंद एक शक्तिशाली शासक था। इसके और इसके बीच में भी क्या था बेटा, विवाद था, क्योंकि दो शक्तिशाली, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती बेटा, आपने सुना होगा। तो यह भी दिल्ली पर अधिकार करने के लालसा ये भी रखता था। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, विवाद हुआ, विवाद का कारण हुआ। अब देखो बात क्या होती है बेटा, बात ये होती है, कोई एक दोबारा से इसमें उल्लेख आता है पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो में क्या उल्लेख आता है, पृथ्वीराज रासो में उल्लेख आता है कि जयचंद की एक छोरी थी बेटा, और जिसका नाम क्या था बेटा, संयोगिता। और ये संयोगिता ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान से क्या किया करती थी बेटा, प्रेम किया करते थे। इन दोनों का अफेयर चल रहा था दोनों के बीच में, मैं तेरी तू मेरा, ऐसे कुछ वादे कसमें रस्में अनेक चीजें हो गई थी इनके बीच में। अब ये चीजें हो गई, इस बात का पता किसको, पाप का घड़ा तो कभी फूटना ही फूटना है बेटा। इस बात का पता किसको लग गया, जयचंद को लग गया। और जयचंद ने अपनी छोरी को घर में बंद कर दिया और कहा कि अब ये शादी की उम्र हो गई, अब शादी करनी पड़ेगी। अंतिम उपाय यही रहता है बेटा, शादी करने वाला। अब शादी के लिए इसने क्या रचा बेटा, संयमवर रचा। क्या है, संयमवर रचा। और संयमवर में आसपास के सभी राजाओं को बुलाया। देखो मैं नहीं कह रहा ये बात, जैसे वो फ्रांस के शासक कहते थे कि लुई 14 मैं ही राज्य हूं, कि मेरे कोई आदेश नहीं है, ऊपर भगवान से ईसा मसीह गॉड आदेश भेजता। इसी प्रकार मैं नहीं कह रहा, किसके अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार। ये किसका लिखा हुआ बेटा, चंद्रवर्दाई का। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या थे, प्रेम संबंध थे। प्रेम संबंधों का पता जयचंद को लगा, जयचंद ने क्या रख दिया, संयमवर रख दिया, और संयमवर में आसपास के सभी राजाओं को बुला लिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया बेटा। देखो प्रेमी को ही नहीं बुलाया गया है शादी में। किसकी प्रेमिका की शादी हो रही है, पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका की शादी हो रही है, इसको नहीं बुलाया गया। भाई अगले की मर्जी, अगले की जोरी बुलाए, उसको बुलाई, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। इसने तो अपने पैक बना लिए और बैठ गया, पैक बना के, और थोड़ी थोड़ी लेने लगा। अब लेकिन प्रेम, देखो प्रेम था इनके बीच में। पृथ्वीराज रासो में बताता है कि इन दोनों के बीच में प्रेम था। अब यहां पर मान लो कि सभी के सभी राजा बैठे हैं, और ये संयोगिता का कमरा है। यहां पर क्या है बेटा, संयोगिता का कमरा है। और ये संयोगिता यहां से आती है। एक जयचंद ने गलती की बेटा, जयचंद ने गलती क्या की, यहां पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बना दी लोहे की, जहां पे राजाओं के चप्पल जूते निकाले गए थे। ये यहां से आई और आगे ये राजा इसकी तरफ देख रहा है कि मेरे डाल देगी। सबके लालसा तो होती है बेटा, ये देख रहा है मेरे डालेगी, ये देख रहा है मेरे डालेगी, लेकिन प्यार बड़ी चीज होती है बेटा। किसी के नहीं डाली और डाल के मूर्ति के डाल दी। अब बात का पता लगा पृथ्वीराज चौहान को। इतनी देर तो ये बेवफा समझ रहा था, लेकिन अब पता लगा कि ये अपनी है, किसी और की दौरे नहीं जाएगी। इसलिए यहां से आया, आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, आया और संयोगिता को उठा के यहां पर ले आया। अब इस प्रकार ये विवाद का कारण माना जाता है। किसी की छोरी उठा के लाओगे तो विवाद तो होगा ही, सीधी सी स्पष्ट बात है। इस कारण दोनों के बीच में क्या था, विवाद था। इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद गौरी को भी भारत में आक्रमण करने के लिए जयचंद को ही इनवाइट किया था। जयचंद को विद्रोही के लिए, देशद्रोही शब्द के लिए प्रयोग में किया जाता है। अंत में 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने भी इसे क्या कर दिया था, पराजित करके मार दिया था। ये यहां से सभी के सभी आक्रमण हो जाते हैं। देखो पहला आक्रमण गुड़गांव अपरांगे नागार्जुन को 1178 में पराजित किया। उसके पश्चात भंडारा की जाति का दमन किया। उसके पश्चात महोबा क्षेत्र पर अधिकार किया। परमार्दी देव भाग जाता, अलाउद्दीन तुमल के युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते। इनके बारे में कहा है 10 साल पुत जिए, 12 साल सियार जिए थे जिए ऐसे क्षत्रिय जिए। और नोट लगाई एक चीज लिखनी है आपको, प्रशासक कुंजन राय को बनाया था। जगदेव पटियाल ने किसका मध्यस्थता करवाई थी, कौन सा समझौता हुआ था, ये आपको गुजरात में बता दी। और ये गढ़वाल के साथ संबंध जो एक लव स्टोरी है वो भी बता दी। अब बात कहां से आती है बेटा, बात आती है कि पृथ्वीराज चौहान पर मुस्लिम आक्रमण का, मुस्लिमों के साथ युद्ध, तुर्कों के साथ युद्ध, ये बात आती है। इनमें बात तो हम दो ही मुख्य करते हैं, एक तो तराइन का प्रथम युद्ध और एक तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रमुख युद्ध तो दो ही आते हैं, 1191 और 1192। लेकिन पहले की थोड़ी सी घटना बता देता हूं बेटा। भारत में मुसलमानों ने
आक्रमण सही व्यवस्थित तरीके से खलीफा वालिद, देखो क्या होता है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद पैगंबर साहब, जिन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की थी, जिनका जन्म 570 में हुआ था। उसके पश्चात 622 में एक यात्रा की थी जिसे हिजरी यात्रा कहते हैं, हिजरी संवत भी चलता है। 632 में इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठे बेटा खलीफा, खलीफा कहते हैं ईश्वर के प्रतिनिधि को। किसको कहते हैं बेटा? ईश्वर के प्रतिनिधि को कहते हैं, ध्यान में रखना है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ऐसे खलीफा बैठे और एक खलीफा था जिसका नाम था वालिद। वालिद के समय गवर्नर अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी, जिसने ब्राह्मणवाद सिंध क्षेत्र में अरोर पर अधिकार किया। रावर की युद्ध में फिर तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तीन मोहम्मद गजनवी आए और उसके पश्चात शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी आया। कौन आया बेटा? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, मोहम्मद शाम के नाम से मोहम्मद गोरी आया। अब ये बताते हैं मोहम्मद गोरी भारत में आया सर्वप्रथम 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 में आबू के युद्ध में गुजरात के शासक से हारा था, जिसका नाम हमने पहले चर्चा की है। आबू के युद्ध में नायका देवी ने उस नेतृत्व किया था, उसकी माता ने। उसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान के बीच, इनके बीच क्या होते हैं बेटा? संघर्ष होते हैं। अब ये अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात कही है कि इस युद्ध में हम आगे चर्चा करेंगे कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। तो कुछ इतिहासकार कहते भी एक बार ही पराजित नहीं किया, अनेकों बार पराजित किया था। जैसे हमीर महाकाव्य किसका है बेटा? नैनचंद्र सूरी का। इस हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी में बताता है कि भाई 7 बार पराजित किया था, एक बार ही नहीं। कितनी बार? 7 बार। पृथ्वीराज रासों में इसे बताता है बेटा 21 बार पराजित किया था। और एक ग्रंथ है मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि, और प्रबंध चिंतामणि में बताता है कि कितनी बार बेटा? 23 बार पराजित किया था। ऐसे उल्लेख मिलते हैं। 3 ग्रंथों के नाम ध्यान में रखना है, हमीर महाकाव्य, नैनचंद्र सूरी, उसके बाद पृथ्वीराज रासो 21 बार, मेरुतंग प्रबंध चिंतामणि में 23 बार। लेकिन हमें ज्यादा इन पर फोकस करना है कि युद्ध मुख्य रूप से कितने हुए? 2। एक तो त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में और एक त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। पहली बात याद रखना है, त्राइन का मैदान कहां पे पड़ता है बेटा? हरियाणा में। कहां पे पड़ता है? हरियाणा में। अब त्राइन का प्रथम युद्ध, ये दोनों युद्ध हुए किनके बीच हैं? आपको पता लग गया होगा। एक तो पृथ्वीराज चौहान है अजमेर का शासक, और एक कौन है बेटा? मोहम्मद गोरी। कौन है बेटा? मोहम्मद गोरी। इन दोनों के बीच युद्ध है। ये भी सेम टू सेम ऐसे ही दोनों के बीच में होगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। अब ऐसा बताया जाता है कि प्रथम युद्ध में, त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। मतलब है आपको याद रखना है कि त्राइन का प्रथम युद्ध कौन जीता? तो पृथ्वीराज चौहान जीता। दूसरे युद्ध में ऐसा बताते हैं कि युद्ध आक्रमण करने से पूर्व किवाल उल मुल्क के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा और पृथ्वीराज चौहान को कहा कि आप अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। और फिर दोनों के बीच में क्या हुआ बेटा? युद्ध हुआ। और युद्ध में अब की बार कौन हार जाता है? पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात 1206 में यहाँ पर जीते हुए प्रदेशों पर कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का प्रशासक बना दिया जाता है। और उसके पश्चात 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। और ये दिल्ली सल्तनत 1526 तक चलती है। 1526 के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। आगे टॉपिकों में बात करेंगे। ये यहाँ तक की बात हो जाती है। अभी एक पॉइंट और बनता है, देखो दोनों चीजें आपको याद हो गई होंगी कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और इनके बीच में मुख्य रूप से कितने युद्ध हुए? 2। त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध 1191 और 92। प्रथम युद्ध कौन जीता था? मोहम्मद गोरी। और नहीं सॉरी, पृथ्वीराज चौहान। दूसरा कौन जीता था? मोहम्मद गोरी।
अब अपना एक टॉपिक और बनता है पृथ्वीराज चौहान में, और उस टॉपिक का नाम क्या है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, कि कैसे मृत्यु हुई भाई। अब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। हम तीन मत करेंगे बेटा। एक मत करेंगे बेटा हसन निजामी के अनुसार। किसके अनुसार? हसन निजामी के अनुसार। नंबर 2, हसन निजामी की पुस्तक है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर। दूसरा मिनहाज सिराज। और मिनहाज सिराज की पुस्तक है तबाक़ते नासिरी। और एक बात नहीं करेंगे हम पृथ्वीराज रासो के अनुसार। और ये किसकी है बेटा? चंद्रवर्ताई की। बार बार चर्चा कर रहे हैं हम चंद्रवर्ताई की। हसन निजामी क्या कहता है बेटा? हसन निजामी कहता है कि युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज चौहान को क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया। और बंदी बना के पश्चात कुछ समय तक उनके अधीन क्या किया? अजमेर पर शासन किया। और अजमेर पर शासन किया। अंत में विद्रोह करने पर पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। आपको ध्यान में रखना है, किसी इतिहासकार के अनुसार बंदी मतलब उसके अधीन, मोहम्मद गौरी के अधीन पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? शासन किया था। वो हसन निजामी, और हसन निजामी की पुस्तक कौन सी है? ताजुल मासिर। मिनहाज सिराज के अनुसार तबाक़ते नासिरी में इसकी मृत्यु सिरसा, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु सिरसा हरियाणा में हो जाती है युद्ध के पश्चात। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार क्या कहता है? ये अलग ही तथ्य देता है बेटा। ये कहता है कि युद्ध के पश्चात बंदी बनाया गया, दोनों आंखें फोड़ दी गई, गजनी ले जाया गया, और गजनी में शब्द भेदी बाण से इसको मार दिया, और स्वयं ने क्या कर लिया बेटा? आत्महत्या कर ली। 3 मत हो गई मृत्यु की। उसके पश्चात कुछ तथ्य बचे, और एक बार विद्वान के रूप में मान लो कि भाई इसके समय शासन में क्या क्या चीजें आती है। ऐसा बताया जाता है इसके समय 85 विषयों पर 85 विषयों पर अध्ययन व अध्यापन करवाया जाता था। किसके समय? पृथ्वीराज चौहान के समय। इसने कला व साहित्य विभाग की भी स्थापना की थी। अजमेर में कला व साहित्य विभाग की भी स्थापना की थी पृथ्वीराज ने। उसका प्रधान पद्मनाभ को बनाया था। उसके पश्चात और बात की, इसके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे। किसके दरबार में? पृथ्वीराज चौहान। एक तो आपने देखा है चंद्रवर्ताई रहता था, एक पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक भी इसके दरबार में रहता था। एक पृथ्वी भट्ट भी रहता था। किसके दरबार में रहता था? पृथ्वीराज चौहान के। एक वागीश्वर रहता था बेटा। कौन सा रहता था? वागीश्वर। एक वागपति गोड रहता था। इस प्रकार इसके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे, और पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतिम हिंदू सम्राट। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक पृथ्वीराज चौहान और अजमेर के चौहान पूरे हो जाते हैं। अगले टॉपिक में हमें रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। कौन से बेटा? रणथंभौर के चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।